नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका और अब नजर डालेंगे खबर जल्दी पर। जाकिर नाइक से कनेक्शन पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि वे किसी भी प्रकार से आतंकवाद का समर्थन नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में केवल शांति की बात की थी। दिग्विजय बोले, अगर जाकिर नाइक के खिलाफ पक्का सबूत है तो भारत सरकार या बांग्लादेश सरकार कड़ी कार्रवाई करे। कांग्रेस नेता ने अपने और जाकिर के संबंधों को सिरे से खारिज किया। दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि जाकिर का भाषण और जो भी मीडिया में आ रहा है वह आपत्तिजनक है। गृह मंत्रालय हर पहलू पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा, आतंकवाद का कोई धर्म या क्षेत्र नहीं होता है, ये मानवता के लिए खतरा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय नाइक की तारीफ करने को लेकर विवादों में घिर गए हैं। दिग्विजय सिंह ने नाइक को शांति दूत कहा था। देश में दाल की बढ़ती कीमतों की काट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोजाम्बिक से ढूंढ लाए हैं। 4 अफ्रीकी देशों की अपनी यात्रा के तहत गुरुवार को मोजाम्बिक पहुंचे पीएम मोदी और मोजाम्बिक राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी की मौजूदगी में दोनों मुल्कों ने 3 MOU पर दस्तखत किए। इसमें लंबे समय तक दाल की खरीद को लेकर भी समझौता हुआ है। दोनों शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में मोजाम्बिक से लंबे समय तक दालों की खरीद, युवा मामले और खेल के क्षेत्र में 3 MOU पर हस्ताक्षर हुए। इसके साथ ही मादक दवाओं, मादक पदार्थों और रसायनों के अवैध व्यापार की रोकथाम को लेकर समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। सरकार काले धन की एक मुश्त अनुपालन सुविधा के तहत खुलासे पर कर भुगतान के लिए तय समय सीमा को आगे बढ़ा सकती है। उद्योगों के इस आग्रह को स्वीकार किया है कि कर का भुगतान किस्तों में किया जा सकता है। एक सीनियर अधिकारी ने कहा, सरकार कर भुगतान की समय सीमा बढ़ाने पर अनुकूल ढंग से विचार कर रही है, क्योंकि वे इस बात को समझ रही है कि नवंबर के आसपास नकदी का संकट रहता है। उन्होंने कहा कि इस बात को लेकर चर्चा जारी है कि भुगतान सुविधा को कितने महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में चर्चा हो रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली की पिछले महीने उद्योग संगठनों, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कर पेशेवरों के साथ हुई बैठक के बाद अधिकारियों की तरफ से ये टिप्पणी आई है। इस बैठक का आयोजन अनुपालन सुविधा से जुड़ी चिंताओं को समझने के लिए किया गया था। कांग्रेस ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया है। कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र पर 45,000 करोड़ के टेलीकॉम घोटाले का आरोप लगाया है। इसमें कहा गया है कि सरकार ने अपने पूंजीपति दोस्तों को नियमों को दरकिनार करते हुए फायदा पहुंचाया। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, सरकार 45,000 करोड़ के इस घोटाले को छिपाने की कोशिश कर रही है। ये घोटाला मनरेगा के बजट से भी ज्यादा है। सरकार को स्पेक्ट्रम नीलामी का फायदा नहीं मिला। जिन 6 कंपनियों को इसका लाभ मिला, उन्होंने अपनी आय को कम बताकर लाभ कमाया। सुरजेवाला ने आगे कहा कि मोदी सरकार ने कंपनियों को बेल आउट पैकेज दिया। NSG अधिकारियों का एक विशेष दल बांग्लादेश में आतंकी हमलों की जांच करने जाएगा। ईद की नमाज के लिए जुटे लोगों पर हुए बम हमले और ढाका के रेस्टोरेंट में आतंकियों द्वारा लोगों को बंधक बनाकर किए गए आतंकी हमले का अध्ययन और विश्लेषण करने के लिए ये टीम रवाना होगी। अधिकारियों ने कहा, NSG के अधिकारियों के एक दल को सरकार ने ढाका की यात्रा करने के लिए अधिकृत किया है। बांग्लादेश में विशेष बलों के प्रतिष्ठान ने NSG के उस अनुरोध को स्वीकार कर लिया था, जिसमें उसने स्थिति को प्रत्यक्ष तौर पर समझने के लिए आतंकी हमलों वाली जगहों का दौरा करने की इच्छा जताई थी। इसकी समझ विकसित करके दोनों पड़ोसी देशों में आतंकवाद रोधी सहयोग तो बढ़ेगा ही, साथ ही कमांडो फोर्स की अभियानों से जुड़ी जानकारी भी बढ़ाई जा सकेगी। यूपी के नोएडा सेक्टर 62 स्थित IMS लॉ कॉलेज की वेबसाइट हैक कर हैकरों ने उस पर पाकिस्तानी झंडे की फोटो लगाकर लिख दिया, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। इस मामले का पता लगते ही संस्थान प्रबंधन की ओर से साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज कराई गई है। संस्थान प्रबंधन ने बताया कि सोमवार को संस्थान की वेबसाइट हैक किए जाने का पता चला। हैकरों ने वेबसाइट पर पाकिस्तान के झंडे की फोटो लगाने के साथ उस पर अभद्र टिप्पणी लिखी थी। इसके बाद मामले की जानकारी तुरंत साइबर क्राइम सेल को देने के साथ शिकायत दर्ज कराई गई। वेबसाइट अब ब्लॉक करा दी गई है। वेबसाइट पर विश्वविद्यालय की ओर से मेरिट लिस्ट भेजी जानी थी, लेकिन इसके ठीक पहले वेबसाइट हैक कर ली गई।
वेबसाइट हैक होने से छात्रों के साथ उनके अभिभावक भी परेशान हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 अफ्रीकी देशों की अपनी यात्रा के दौरान गुरुवार को मोजाम्बिक पहुंचे। यहां उन्होंने मोजाम्बिक के प्रधानमंत्री फिलिपे न्यूसी के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए और दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें हस्ताक्षर किया। फिलिपे ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मोजाम्बिक यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। इस यात्रा से संबंधों में मजबूती आएगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच संबंधों पर जोर देते हुए कहा कि मैंने दोनों देशों के हितों के लिए विस्तार से चर्चा की है। इससे रिश्ते मजबूत होंगे। जिसकी आवश्यकता मोजाम्बिक को है वो भारत के पास है। हम एक दूसरे की मदद के साथ आगे बढ़ेंगे। हमने कई क्षेत्रों में साझेदारी का फैसला किया है, जिनमें खाद्य सुरक्षा जैसे अहम मसले शामिल है। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान ईद के मौके पर मीडिया से मुखातिब हुए। मिस्टर परफेक्शनिस्ट विवादित इस्लामिक धर्म प्रचारक जाकिर नाइक के विरोध में सामने आ गए हैं। आमिर ने नाइक को बैन करने के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जो लोग आतंकवाद फैलाते हैं उनका मजहब से कोई लेना देना नहीं है। आमिर ने सलमान की फिल्म सुल्तान की जमकर तारीफ की। इसके साथ ही मिस्टर परफेक्शनिस्ट अपनी आने वाली फिल्म दंगल के बारे में भी चर्चा करते नजर आए। आमिर ने सलमान की फिल्म सुल्तान के बारे में कहा, मैंने सुल्तान देखी, ये बहुत शानदार फिल्म है। फिल्म के सेकेंड हाफ में मैं बहुत रोया और कहीं कहीं हंसा भी। फिल्म बहुत इमोशनल है। इसके साथ ही आमिर ने ये भी कहा कि सुल्तान मेरी फिल्म के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ सकती है। प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुवार को शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनौतियों को अवसर में बदलना ही उनका मुख्य मकसद होगा। इससे पहले उन्होंने कहा था कि मोदी जी की नीति को ही आगे ले जाना है। उन्होंने कहा था कि वे सबके सहयोग से काम करेंगे। इस बीच प्रकाश जावड़ेकर ने जेडीयू सांसद अली अनवर के उस विवादित बयान पर प्रतिक्रिया भी दी है, जिसमें उन्होंने स्मृति ईरानी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अनवर ने कहा था कि अच्छा हुआ स्मृति को कपड़ा मंत्रालय दिया गया है, कम से कम तन ढकने के काम आएगा। जावड़ेकर ने कहा कि इससे खराब टिप्पणी आज तक उन्होंने नहीं सुनी थी। आम आदमी पार्टी का छात्र संगठन CYSS इस साल दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव नहीं लड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक कमजोर तैयारी की वजह से पार्टी नेताओं ने चुनाव में उतरने से मना किया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस फैसले के पीछे हार का डर है। हालांकि DUSU चुनाव न लड़ने का आधिकारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी छात्र संगठन की ताकत का इस्तेमाल आने वाले पंजाब, गोवा के विधानसभा चुनाव और दिल्ली नगर निगम के चुनाव में करना चाहती है। कहीं न कहीं पार्टी नेताओं को लगता है कि यदि DUSU में हार हुई तो पंजाब, गोवा या दिल्ली में ठीक मैसेज नहीं जाएगा। पीएम मोदी समेत उनके कई केंद्रीय मंत्री विदेश यात्रा पर जाते रहते हैं। इनमें से कुछ नेताओं को वहां से याद के तौर पर तोहफे भी दिए जाते हैं। इन्हीं तोहफों के बारे में विदेश मंत्रालय की तरफ से लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में बताया गया है कि प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, उपराष्ट्रपति और दूसरे अफसरों को कितने कितने गिफ्ट मिले हैं। लिस्ट में बड़ी बात यह है, इसमें विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पीएम नरेंद्र मोदी को पीछे छोड़ दिया है। ये लिस्ट इस साल जनवरी से शुरू हुए दौरे में मिले गिफ्ट का ब्यौरा देती है। सुषमा को इस साल 29 तोहफे मिले हैं। इन सब की कीमत कुल मिलाकर 2.23 लाख रुपए है। सबसे महंगा तोहफा 40,000 रुपए का सिल्वर यूटिलिटी बॉक्स है। वहीं पीएम मोदी को कुल 25 गिफ्ट मिले हैं। इनमें एक 15,000 की ट्रे और 10,000 का कटोरा भी शामिल है। विवादों में घिरे भारतीय उद्योगपति विजय माल्या शुक्रवार को यूनाइटेड किंगडम में तब सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज कराएंगे जब वे फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्री से पहले टीम प्रमुखों के संवाददाता सम्मेलन में आएंगे। माल्या मार्च से ही ब्रिटेन में हैं और उन्हें भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक विशेष अदालत ने भगौड़ा घोषित किया है। भारत में लेन देन भी उनकी किंगफिशर एयरलाइंस पर 9,000 करोड़ रुपए की अपनी बकाया धनराशि की उगाही की कोशिश कर रहे हैं। सत्र में ये पहला अवसर होगा जबकि फोर्स इंडिया के प्रमुख माल्या संवाददाता सम्मेलन में नजर आएंगे। माल्या को फेरारी, मैक्लॉरेन, मेनॉर, विलियम्स और मर्सिडीज कंपनी के टीम मालिकों के साथ संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करना है। सलमान खान की फिल्म सुल्तान रिलीज हो गई है और रिलीज होते ही रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। सलमान और अनुष्का शर्मा की इस फिल्म की पहले दिन की कमाई आपके होश उड़ा देगी।
ईद के मौके पर रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले दिन 40 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। बुधवार को रिलीज हुई इस फिल्म के पहले दिन के बिजनेस के बारे में फिल्म क्रिटिक तरन आदर्श ने ट्वीट किया, 40 करोड़ से ज्यादा की कमाई पक्की। आपको बता दें कि ईद के मौके पर रिलीज हुई सुल्तान के रिव्यू भी शानदार आ रहे हैं। सलमान खान के विवादित रेप वुमेन बयान के बाद माना जा रहा था कि फिल्म की ओपनिंग पर इसका नेगेटिव असर पड़ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। भाईजान के फैंस उनकी फिल्म सुल्तान का भी गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहली बार इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की ओर से मौलाना खालिद फरंगी की पहल पर ऐशबाग ईदगाह में पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी की एक साथ ईद की नमाज अदा की। जानकारी के मुताबिक करीब 5 लाख लोगों ने नमाज अदा की। इसमें करीब 5000 महिलाएं शामिल हुई। हालांकि यहां महिला नमाजियों के लिए अलग से पर्दे की चहर दीवारी की व्यवस्था की गई। महिला नमाजियों की इमामत भी मौलाना खालिद रशीद फरंगी ने की। ये पहला मौका है जब महिला पुरुषों ने एक साथ नमाज अदा की है। ईद की नमाज के लिए आज ऐशबाग ईदगाह में प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और गवर्नर राम नाईक भी पहुंचे। उन्होंने लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। पड़ोसी देश बांग्लादेश में ईद की नमाज के दौरान बम धमाका हुआ है। इस धमाके में 12 लोगों के घायल होने की खबर है। धमाके में अब तक 4 के मारे जाने की खबर है। मरने वालों में एक पुलिसकर्मी भी शामिल है। किशोरगंज में ये धमाका हुआ है। ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। ये धमाका बांग्लादेश में ईद के सबसे बड़े आयोजन के दौरान हुआ है, जहां लगभग 30,000 लोग नमाज अदा करने के लिए जुटे थे। ब्लास्ट बांग्लादेश के किशोरगंज जिले में हुआ है। धमाके की वजह का अभी तक पता नहीं लग सका है। बता दें कि ढाका हमले के महज 6 दिन बाद ही ये ब्लास्ट हुआ है। जेडीयू के राज्यसभा सांसद और नेता अली अनवर ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर विवादित बयान दिया है। एक चैनल से बातचीत के दौरान अनवर ने कहा कि स्मृति ईरानी को खराब विभाग नहीं मिला है, उन्हें तन ढकने वाला विभाग मिला है। अली अनवर ने ये बयान स्मृति ईरानी का विभाग बदलने को लेकर दिया। हाल में हुए कैबिनेट फेरबदल में स्मृति ईरानी से मानव संसाधन विकास मंत्रालय वापस लेकर उन्हें कपड़ा मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। इस पर बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि ये स्मृति ईरानी के लिए किया गया घटिया कमेंट है। नीतीश कुमार के मन में महिलाओं के प्रति जरा भी सम्मान है तो अली अनवर को हटाए। इससे पहले आम आदमी पार्टी नेता कुमार विश्वास ने भी इस बयान को बिना अली अनवर का नाम लिए असभ्य, अशालीन व निंदनीय बताया था। कश्मीर के कुछ हिस्सों में ईद के त्योहार की खुशी पथराव और उसके बाद हुई हिंसक झड़पों से फीकी पड़ गई। बुधवार को हुए पथराव और बाद की कार्रवाई में 30 लोग घायल हो गए। घायलों में से एक सीनियर पुलिस अफसर एवं 20 अन्य सुरक्षा कर्मी शामिल है। ईद की नमाज के बाद कई जगहों पर झड़प हुई। नमामि गंगे के अहम चरण का शुभारंभ आज से हो रहा है। संयोग है कि ईद का त्योहार भी आज है। गंगा की सफाई के लिए 2000 करोड़ रुपए की लागत वाली 300 परियोजनाओं की शुरुआत होने जा रही है। केंद्र सरकार के 3 मंत्रालय के मंत्री हरिद्वार में इस महत्वाकांक्षी परियोजना का श्री गणेश करेंगे। साल 2003 में छेड़े गए इराक युद्ध के मामले में जांच करने वाली समिति को पेश किए गए सबूतों के अनुसार ब्रिटेन को 2001 में भारतीय संसद पर हुए आतंकी हमले के मद्देनजर भारत पाकिस्तान परमाणु युद्ध की आशंका थी। ब्रिटेन ने दोनों देशों को सैन्य टकराव को समाप्त करने के लिए समझाने और मनाने का प्रयास किया था। इराक युद्ध पर जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है। महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ गठबंधन होने के बावजूद शिवसेना पीएम मोदी पर निशाना साधने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। हालांकि इस बार पीएम मोदी के कैबिनेट विस्तार और फेरबदल के बाद शिवसेना ने स्मृति पर चुटकी ली है। अपने मुखपत्र सामना में शिवसेना ने लिखा है कि पीएम मोदी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते वक्त सबसे बड़ा झटका स्मृति ईरानी को दिया। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।